नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है आदिवासी की लड़ाई डीलिस्टिंग पर आई। छत्तीसगढ़ की राजनीति में डीलिस्टिंग का मुद्दा अब सिर्फ आदिवासी समाज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक नया सियासी रण बन चुका है। एक तरफ तो कांग्रेस पूछ रही कि जब केंद्र और अधिकांश राज्य में बीजेपी की सरकारें हैं तो फिर डीलिस्टिंग कानून बनाने से आपको कौन रोक रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो दूसरी तरफ बीजेपी पलटवार कर रही है, कह रही कि कांग्रेस इसलिए बेचैन है क्योंकि उसके पुराने खेल अब पकड़ में आने लगे। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ा है, लेकिन पहले यह खास रिपोर्ट देखते हैं। कौन असली आदिवासी और कौन नकली आदिवासी? छत्तीसगढ़ में अब ये लड़ाई बड़ी होती जा रही है। धर्म बदलने के बाद भी आदिवासियों की सुविधाओं का लाभ ले रहे लोग कहीं ना कहीं निशाने पर हैं और इसी को लेकर सियासत गरमा रही है। डीलिस्टिंग के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर सीधा निशाना बोलते हुए कहा कि राज्य से लेकर केंद्र तक बीजेपी की सरकार है, अगर डीलिस्टिंग करनी है तो कानून बनाइए। दीपक बैज ने सवाल उठाया कि आखिर बीजेपी को कानून बनाने से रोक कौन रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी कानून बनाने से ज्यादा इस मुद्दे पर राजनीतिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। दीपक बैज ने कहा कि दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन और बड़े आयोजन करने के बजाय सरकार को कानून लाने पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस का दावा है कि चुनाव खत्म होने के बाद भी बीजेपी वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, यानी कांग्रेस अब डीलिस्टिंग को सामाजिक या संवैधानिक बहस से ज्यादा राजनीतिक एजेंडा बताने में जुटी है। राज्य से लेकर केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। उनको कानून बनाने में कौन रोका है? बना लेना चाहिए, लेकिन जिनकी देश में आधा से ज्यादा राज्य में उनकी सरकार है, मतलब ये कुल मिलाकर ये चुनाव खत्म होने के बाद ये वोटों की ध्रुवीकरण का राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर डीलिस्टिंग करना है तो कानून बनाए, कौन रोका है इनको? बीजेपी ने भी कांग्रेस के हमले का करारा जवाब दिया है। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस के नेता डरे और सहमे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने सालों तक फर्जी काम किए हैं, अब उनके सामने सच्चाई आने लगी है। रामविचार नेताम ने तंज कसते हुए कहा कि दीपक बैज चिंता न करें और आपको बताकर नहीं करेंगे, हो जाएगा। रामविचार नेताम ने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले भी कई सुधारात्मक फैसलों पर कांग्रेस ने विरोध किया है, लेकिन सरकार ने अपने निर्णय लागू किए। बीजेपी का दावा है कि डीलिस्टिंग समेत जो भी कदम उठाए जाएंगे वो देश हित और राष्ट्र हित में होंगे, यानी बीजेपी अब इस मुद्दे को आदिवासी हित और सुधारात्मक नीति के तौर पर पेश कर रही है। ये सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, फर्जी वोटर आईडी बनाए हुए थे, फर्जी राशन कार्ड बनाए हुए थे, फर्जी सब काम, यहाँ निवासी बन गए थे। अब ये सब धीरे धीरे पकड़ में आ रहा है। नहीं, चिंता ना करें दीपक जी, हम लागू करेंगे ना, आपको बता के थोड़े करेंगे। आप लोगों ने बहुत हल्ला मचाया, कांग्रेस ने, तमाम सारे विपक्ष ने इतना हाय तौबा मचाया। बहुत कुछ सुधारात्मक काम चल रहे हैं कि जो भी होगा देश हित में, राष्ट्र हित में हमारी सरकार काम कर रही है और उसको आगे भी हम जारी रखेंगे। डीलिस्टिंग का मुद्दा अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया चुनावी और वैचारिक हथियार बनता जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी से कानून लाने की मांग कर रही है तो बीजेपी कांग्रेस पर आदिवासी समाज को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, क्या ये बहस जल्द कानून के रूप में दिखाई देगी या फिर फिलहाल सिर्फ बयानबाजी और राजनीतिक ध्रुवीकरण तक ही सीमित रहेगी? तो डीलिस्टिंग पर यह लड़ाई चल रही है। डीलिस्टिंग मतलब सूची से बाहर करना। तो जो जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है, अगर धर्म परिवर्तन हो जाता है तो क्या वो हिंदू धर्म के उस पर्टिकुलर पैरा का लाभ ले सकते हैं? इसलिए उनको सूची से बाहर रखना। अब मूल आदिवासी कौन, गैर आदिवासी कौन, इन्हीं के बनाम, इन्हीं के इर्द गिर्द सारा पूरा जो है राजनीति दिखाई दे रही है। अब किसके लिए कौन सा मुफिद है, किसके लिए मुफिद नहीं है, तो वो उसके साइड से कोई विरोध कर रहा है उसका। बहरहाल ये तमाम चीजें हैं, लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी कांग्रेस की नजर अब आदिवासी वोट बैंक पर है? सवाल नंबर 2, क्या राज्य में आदिवासी बनाम गैर आदिवासी को मुद्दा बनाया जा रहा है?
और सवाल नंबर 3, क्या यह मुद्दा कहीं ना कहीं धर्मांतरण के मुद्दे से जुड़ता दिखाई दे रहा है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था? ऐसा तो नहीं वो धर्मांतरण को लेकर डीलिस्टिंग पर ज्यादा फोकस हो रहा है और शायद इसी वजह से विरोध भी हो रहा है, लेकिन कितना जरूरी है और कितना नहीं, आज इसी पर हम डिबेट करने वाले हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, चलिए उनका परिचय करा दे। श्री चंद सुंदरानी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक है। सुंदरानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं के शर्मा जी। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुरुआत में शर्मा जी आप ही से करना चाहूँगा, किस तरह से देखते हैं सर इस मुद्दे को? क्या ये, चूंकि हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सामाजिक मुद्दा है, गैर आदिवासी आदिवासियों के हक की आवाज़ तो उठानी चाहिए और ये ज़रूरी भी है छत्तीसगढ़ में, लेकिन आपको ये सामाजिक मुद्दा ज़्यादा नज़र आता है या फिर ये राजनीतिक मुद्दा ज़्यादा नज़र आता है? देखिए ललित जी, सबसे पहली बात तो ये धर्मांतरण से जुड़ा हुआ विषय है और धर्मांतरण भाजपा का एक बड़ा हथियार, राजनीतिक हथियार कह सकते हैं। यहाँ पे संशोधन विधेयक भी हाल ही में पारित हुआ है, कड़े कानून बनाने की बात कही गई है। उसमें कितनी कार्रवाई हुई अलग विषय है। अब डिलिस्टिंग में बात कीजिए तो कभी कोई अध्ययन रिपोर्ट है क्या आपके पास? कोई आयोग बना है क्या? कोई जनगणना संबंधित तथ्य है क्या? केवल छत्तीसगढ़ का विषय नहीं है, फिर आपको मिजोरम और पूर्वोत्तर राज्यों को भी देखना पड़ेगा, नागालैंड, मिजोरम को भी देखना पड़ेगा, जहां आप बड़ी संख्या में आप कहें धर्मांतरित ईसाई की बात कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में संविधान में जो उल्लेख किया गया है 341 और 342, 341 में अनुसूचित जाति के लिए स्पष्ट कहा गया है कि हिंदू, सिख, बौद्ध के अतिरिक्त अन्य धर्म के लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, एसटी वर्ग का। लेकिन एसटी के लिए जहां तक उल्लेख है वहां पे सामाजिक सांस्कृतिक पहचान और विरासत को आधार बनाया गया, उसमें धर्म को आधारित नहीं है ये आरक्षण। आदिवासियों को जो आरक्षण है, एसटी वर्ग का आरक्षण, तो इसको लेकर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। जो अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान आपने किया है उसको आप आदिवासी वर्ग को जो आरक्षण दे रहे हैं उसके लिए भी करना पड़ेगा। डिलिस्टिंग का तात्पर्य यह है राजनीतिक रूप से, क्या आदिवासियों जो अधिकार है उसको अन्य लोग ले रहे हैं क्या, लाभ ले रहे हैं क्या? उनको किस ढंग से आप अलग करेंगे? क्या उनकी परंपरा बदल चुकी है धर्म बदलने के साथ? क्या उनके रीति रिवाज बदल चुके हैं? इन सबको लेकर यानी आप ये कहना चाहते हैं शर्मा जी, थोड़ा सा शर्मा जी ये कहना चाहते हैं कि आप दो लाभ ले रहे हैं। आपने धर्म बदल लिया तो वहां का अल्पसंख्यक का भी लाभ आपको मिलेगा, साथ ही साथ यहां भी आपको लाभ मिल रहा है जो जनजाति का है। ये दोनों चीजें हैं। इसी पर ही कि मैं कह रहा हूं कि कोई आयोग कोई ऐसा बना के आपने रिपोर्ट लाया है क्या? उसके बाद तो आप संसद में प्रस्ताव लाएंगे, उस पर कार्रवाई होगी, नहीं तो फिर महिला आरक्षण जैसे विवाद की स्थिति मत हो जाए, केवल राजनीतिक विषय न रहे। आदिवासी हित की यदि बात हो रही है तो इसको गंभीरता से लेकर के आप इसमें आयोग बनाइए, जांच रिपोर्ट लाइए, कितने लोग प्रभावित होंगे, क्या उसका असर होगा, क्या सांस्कृतिक उन लोग पहचान खो चुके हैं क्या आदिवासी परंपरा को? ये सब चीजें हैं, सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा जो विरासत है उसको जो धर्म परिवर्तन के साथ खो दिए हैं कि केवल पूजा पाठ में ही बदले हैं और उनका जो बाकी जो रहन सहन खान पान है उनके बीच है वो उसी ढंग से है कि वैवाहिक परंपरा को कर सकते हैं या अंतिम संस्कार की परंपरा बदलने को लेकर बात आ रही है, विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। ये तमाम प्रकार की बातें हैं। आदिवासियों को लेकर मुझे लगता है कि कोई जांच रिपोर्ट पहले आ जाए, उसके बाद फिर आप संसद में लाइए, या कब लाएंगे केवल राजनीतिक विषय बना रहे हैं तो जागरूकता की दृष्टि से तो ध्रुवीकरण की जो बात कर रही कांग्रेस उसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये विपक्ष का कर्तव्य भी है, वो सवाल तो खड़े करेगी। श्रीचंद जी, सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि डीलिस्टिंग का मुद्दा जो है वो आपके फेवर में तो है ही, वो दिखाई देता है और कांग्रेस उसके खिलाफ जो है लगातार आवाज़ उठाती रही है। मुझे ये बताइए कि जैसे कि शर्मा जी भी कह रहे हैं कि इसको लेकर एक प्रॉपर तरीके से एक आयोग बनाए, जांच करे, उसके बाद उसका क्या निर्णय होता है, उसके बाद फिर आप जाएंगे संसद में, कानून लाएंगे, उसके आधार पर ये तमाम चीज़ें होंगी। पहले से आप जो चर्चाओं में मुद्दा बना देते हैं, कांग्रेस कह रही है, गलत क्या कह रही है कि आपके पास तो दो राज्य हैं, राज्यों में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, कानून बनाने से कौन रोक रहा है आपको? लाइए ना कानून, उसके बाद फिर देखते हैं कौन उसके पक्ष में खड़ा, कौन विपक्ष में खड़ा है। देखिए ललित जी, निश्चित रूप से डी लिस्टिंग वाला मामला कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए विरोध कर रही है और अभी हमने तो कानून लाया नहीं और लाने की बात भी कहीं सुगबुगाहट में नहीं है, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि है। हम आदिवासी समाज के हितों की पूरी रक्षा करेंगे, आदिवासी समाज के हितों पे कहीं कोई नुकसान न हो इस बात की चिंता करेंगे। निश्चित रूप से मैं
सुन रहा था मेरे छोटे भाई को कि इसके लिए आयोग बनना चाहिए, इसकी पूरा संज्ञान लेना चाहिए, उसके बाद इसके लिए विधेयक या कानून के रूप में लाया जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से डी लिस्टिंग के मामले में जो संभव होगा लाने के पहले राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ठीक है, धर्मांतरण से जुड़ा मुद्दा है, निश्चित रूप से एक जो लाभ मिलता है विशेष जाति को, उसके धर्मांतरण के बाद क्या वो उसको दोनों लाभ लेने की स्थिति में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी को क्यों इस बात की जल्दी है कि डी लिस्टिंग किया जाए? भारतीय जनता पार्टी को तो इस मामले में जल्दी नहीं है। हम तो आदिवासी नेताओं से भी बात करेंगे, देश की जितना भी आदिवासी समाज सभी राज्यों के, उनके राय लेने के बाद ही तो वो होगा, जो उनके हित में होगा वही काम करेंगे। तो हम लोग तो हड़बड़ी में नहीं है। क्यों कांग्रेस पार्टी चाहती है कि तत्काल लाया जाए? ठीक, धनंजय जी, आप देखिए, आप लगातार कह रहे हैं कि आपके दोनों तरफ जो है ड्यूअल इंजन है आपका, तो आप कानून क्यों नहीं ला रहे? तो वो तो यही कह रहे हैं कि आपको क्या जल्दी, हम लाएंगे, आराम से सोच विचार करके लाएंगे, आयोग बनाएंगे, पूछेंगे लोगों से, आदिवासियों से पूछेंगे, उसके बाद हम लाएंगे, जब जरूरत होगी तब लाएंगे। आपको जल्दी है क्या? देखिए ललित जी, मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपसी सामंजस्य की कमी है, या जिस प्रकार से अमित शाह जी ने दिल्ली में जो आदिवासियों को वनवासी करके जो अपमानित किया, जिसका पूरा देश के आदिवासी वर्ग विरोध कर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में है, ये समझ से परे है। क्योंकि लगातार आदिवासी समाज का अपमान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। वनवासी कहने से आदिवासी समाज अच्छा खासा नाराज है। भाई वो अपने आप को आदिवासी मानते हैं, उनको वनवासी करके कहीं ना कहीं उनके अधिकार को छीनने का षड्यंत्र आरएसएस भाजपा की सरकार रच रही है। तो मुझे लगता है इस प्रकार से जो आदिवासियों का आक्रोश सामने आया है, जैसे हसदेव में जंगलों को बेचा जा रहा है, तमनार के जंगलों को बेचा जा रहा है, अब आने वाले समय बस्तर के जंगलों को बेचा जाएगा। कल ही बालोद में आदिवासी समाज के लगभग 10,000 से अधिक लोगों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है उनके जंगल जमीन पर कब्जा करने को लेकर। तो अब भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में नजर आ रही है। और भाजपा प्रवक्ता अगर कह रहे हैं कि डिलिस्टिंग को लेकर इनके पास कोई अभी प्लानिंग नहीं है, कोई सुबुगाहट नहीं है, तो इनको बताना चाहिए। आखिर रामेचा नेताम जी को नहीं मालूम है क्या? वो भी तो भारतीय जनता पार्टी में तय, तो कांग्रेस पार्टी की नहीं है। मालूम नहीं है, लेकिन सारी समीक्षा करने के बाद लाएंगे। नहीं तो वो आप सुनिए ना, आप कह वही रहे ना कि कोई सुबुगाहट नहीं है, कोई आपके पास उसका वो अभी प्लानिंग नहीं है। तो क्या रामविचार नेताम जी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं? वो फिर कैसे कांग्रेस को आरोप लगा रहे हैं? साफ शब्दों में कहा है कि जब आवश्यकता होगी लाएंगे, राष्ट्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सुनिए दूसरी बात, और जो भाजपा और आरएसएस के लोग जो डीलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्लानिंग के पहले हम पता नहीं है? और एक बात और बोलूंगा ललित जी, जो वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी ने कहा ना कि संविधान ने आदिवासी वर्ग को किसी एक धर्म से नहीं माना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिखे संविधान में व्यवस्था आदिवासी समाज को दिया गया है कि उनके सामाजिक, उनके परंपरा और जनजाति के हिसाब से उनको आदिवासी माना गया है। ना वो हिंदू के श्रेणी में आते हैं, ना ईसाई श्रेणी में आते हैं, ना किसी अन्य में। उनको धार्मिक स्वतंत्रता है, के शर्मा जी ने बताया, एक धर्म से तो आते नहीं है वो। तो भारतीय जनता पार्टी जो लिस्टिंग की बात कर रही है, कह रही कि धर्म परिवर्तन करने वालों को हटाया जाए, तो इनको आंकड़ा बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, इसका अधिकारी का आंकड़ा है क्या? नहीं सर, वो अभी नहीं आते हैं धनंजय जी, लेकिन उसके लिए कानून बदलना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा जी। ये अभी तो नहीं आ रहे इसके अंदर, वो तो किसी भी धर्म के लिए स्वतंत्र है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो तो उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। वो बनाएंगे, सरकार बनाएगी, वो तो उनका काम है। तो वही तो दीपक भाई जी ने कहा ना भाई, अगर आप डिलिस्टिंग की बात कर रहे हैं तो आपको कानून बना देना चाहिए। तो कानून बनाने की मांग अगर हम कर रहे हैं तो कांग्रेस से जल्दी क्या है? तो इसे नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी का जो आदिवासियों के खिलाफ जो रणनीति राजनीति वो समझ में आ रहा है। हम तो कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, जो डिलिस्टिंग पर राजनीति कर रहे हैं वो पीछे हट रहे हैं, क्योंकि आदिवासी समाज का आक्रोश आ गया है कि नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, आरएसएस ने कैसा वनवासी बोल के आदिवासी समाज का अपमानित किया है। आज जगह जगह सबके पुतले जलाए जा रहे हैं, भाजपा नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो सब कुछ तो इनके बीच में है और भाजपा भयभीत हो गई है, इसलिए बैकफुट में नजर आ रही है। ठीक, शर्मा जी, क्या आपको क्या लगता है, ये आदिवासी एक ऐसा मुद्दा है जिसको कोई खोना नहीं चाहता, किसी भी सरकार में खोना नहीं चाहता? अब ये इनकी तरफ से कौन बोल रहा है, वाकई में आदिवासियों का हित कौन चाह रहा है, ये कैसे पता चलेगा? क्या ये आम जनता जानेगी इस बात को, या आदिवासी इस बात को जानकर वोटिंग करते हैं?
ललित जी, आपकी जानकारी में होगी, भोजराज नाग कांकेर से सांसद चुने गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान आम सभा में ये बातें लगातार डिलिस्टिंग को लेकर उठाते रहे हैं। इसका लाभ क्या केवल राजनीति में भी ये चीज लागू होगा? डिलिस्टिंग जब होगा तो केवल आरक्षण के लिए, बच्चों के नौकरी में आरक्षण समाप्त होगा, ऐसा नहीं है। इसका इस राजनीति में भी होगा। तो भाजपा के जो एक विधायक है वो खुद ईसाई वर्ग से आते हैं, एसटी सीट से चुनाव लड़के जीते हैं, लुंड्रा से। तो ये जो राजनीति है केवल छत्तीसगढ़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 32% के आदिवासियों की बात आती है और उनको 32% आरक्षण प्राप्त है। तो वास्तविक आदिवासियों को इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ये चीज कैसे स्पष्ट होगा? कितने 2% यदि ईसाई है तो उसमें से कितने आदिवासी क्षेत्र से आदिवासी वर्ग का लाभ उठा रहे हैं? और धर्मांतरण रोकने के लिए निश्चित रूप से इसको एक धर्मांतरण पर बड़ा प्रहार तो कहा ही जा सकता है यदि डिलिस्टिंग करते हैं तो। इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि वास्तव में आदिवासियों को जो स्तर में सुधार होना चाहिए, आर्थिक सामाजिक स्तर में जो सुधार की बात हो रही है, नक्सली उन्मूलन के बाद जो विकास की बात हो रही है, उसमें उसका लाभ जो है वास्तव में जो संविधान सम्मत उनको अधिकार है, उनको लाभ कैसे मिले? इसमें धर्म को बीच में आड़े लाना है क्या? कि जो मुस्लिम या ईसाई या धर्म में परिवर्तित हो गए हैं उनको जो आरक्षण का लाभ आदिवासियों को मिलता है नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से धर्मांतरण के मामले कम हो जाएंगे, जब उनको लगेगा कि इस ढंग से हमको लाभ ही नहीं है। तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं। इसके आयोग से आधार पर एक रिपोर्ट तैयार हो जाती तो उसमें स्पष्ट हो जाता है कि कितने लोग प्रभावित होंगे, इससे विकास कितना अवरुद्ध हो रहा है आदिवासियों का। ये बातें हैं, भाजपा के लिए बड़ा मुद्दा है। छत्तीसगढ़ में चूंकि कांग्रेस भी इसका विरोध नहीं कर रही है क्योंकि आदिवासी बहुल राज्य है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, दीपक बैज पीसीसी अध्यक्ष आदिवासी है, इसलिए आदिवासी की राजनीति से केंद्रित राजनीति हो रही है। अन्य राज्यों पे जब राष्ट्रीय स्तर पे बात होगी तो अन्य राज्यों को देखना, जैसे धर्मांतरण की बात आई तो केरल के नन वाला मामला आ गया कि उन लोग बीच में आए तो वहां पे भाजपा अध्यक्ष आ जाते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय स्तर पे जब बहस होगी तो उसमें बात आएगा कि वास्तव में डिलिस्टिंग की कितनी आवश्यकता है और क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सुंदरान जी, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या वाकई शर्मा जी भी कह रहे हैं कि आदिवासियों के जीवन स्तर में क्या परिवर्तन आ रहा है, उनका जीवन स्तर सुधरे, उसके लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है? और आपको लगता है कि अगर इसका दुरुपयोग हो रहा है कहीं ना कहीं धर्मांतरण के मामले को लेकर भी, अगर क्योंकि इसको तभी ये डिलिस्टिंग वाला मुद्दा सामने आता है, तो कोई सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े हैं जो ये बताए कि वाकई ये धर्म चेंज करने से ये बहुत ज़्यादा इसका दुरुपयोग हो रहा है और जो वास्तविक रूप से आदिवासियों का हक है वो छीना जा रहा है, उनकी जो पहचान है वो खत्म हो रही है? नहीं, निश्चित रूप से ललित जी आपने दो सवाल किए हैं। एक तो आदिवासियों के हित की बात की कि उनके विकास की बात की, दूसरा आपने कहा कि धर्मांतरण के मामले में के कारण क्या डीलिस्टिंग वाला मामला आ रहा है। तो निश्चित रूप से देखिए, आदिवासियों का विकास करने का बीड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को पूरी तरह से सफाया करने के बाद अब बस्तर का और बस्तर में रहने वाले सारे आदिवासी समाज को उसका लाभ मिले, सड़कें अच्छी मिले, उनको स्कूल की व्यवस्था और अस्पताल की व्यवस्था उन तक पहुँचे, ये आदिवासी समाज के विकास की दिशा में हमारी सरकार चल पड़ी है। दूसरा, आपने कहा धर्मांतरण का मुद्दा, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बहुत बड़ा मुद्दा है। कई बार इसके विरुद्ध आवाज़ उठती रही है, धर्मांतरण हो रहा, उसके लिए सरकार ने कानून भी बनाने का काम किया। तो निश्चित रूप से आदिवासियों का जो धर्मांतरण, जबरिया धर्मांतरण कराते हैं, देखिए हम धर्मांतरण के भी खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर धर्मांतरण इच्छा से होए, कोई जबरिया कोई लालच देकर, प्रलोभन देकर अगर किसी का धर्मांतरण कराता है तो मुख्य विरोधी हैं। तो डीलिस्टिंग में एक कारण ये भी है कि अगर जो सुविधाएं धर्मांतरण के पहले जो आदिवासी समाज को मिलती है, अगर उसमें से कुछ लोग धर्मांतरण करते हैं तो क्या उनको दोनों चीज़ों का लाभ मिलेगा? क्या अल्पसंख्यक होने का भी लाभ मिलेगा और धर्मांतरण पूर्व में, धर्मांतरण के पूर्व जो उनकी स्थिति थी वो भी उनको लाभ मिलेगा क्या? ये सारी चीज़ें, जैसे आदरणीय के शर्मा जी ने कहा कि इसकी समीक्षा की जरूरत है। निश्चित रूप से इस पर विचार विमर्श चल पड़ा है और राष्ट्र हित में जो कदम उठाना होगा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कदम राष्ट्र से जुड़ा होता है। हम राजनीतिक क्या कोई ऐसे आंकड़े हैं सरकार के पास अभी तक? क्योंकि हम लगातार कहते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि डीलिस्टिंग होनी चाहिए, एक अच्छी प्रक्रिया है, कानून आप बनाएंगे, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन कोई ऐसे आंकड़े जो बताते हो कि वास्तविक रूप से आदिवासियों को इससे नुकसान हो रहा है? मैं ये वो आंकड़े जानना चाहता हूं। क्या सरकार ने अभी तक कुछ
कुछ ना कुछ तो जांच की होगी ना सर। ललित जी, अभी तो मैं आंकड़े मेरे पास नहीं रखा हूँ, जी, लेकिन पर हमारे ऐसे पास हैं क्या? पार्टी के जांच पास की पूरा क्या? डाटाज है, पूरे देश इस नहीं जांच कर रहे हैं ना, लगातार इस ठीक। दिशा में लगे हुए हैं, सारे तथ्यों को एकत्रित कर रहे हैं। धनंजय जी, आपको क्या लगता है, क्या आपको नहीं लगता है, चंगाई सभा का हम लगातार जिक्र सुनते थे और ये तमाम चीजें पहले से आती रही है। आपने सही कहा कि जनजातीय वर्ग है, उनका तो कोई धर्म नहीं होता, वो किसी भी धर्म में जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कोई एक जो समुदाय है वो दो चीजों का लाभ उठाए। आपको क्या लगता है, आपका स्टैंड क्या है? मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूं। चलिए, एक कानून बनाए, वो लाएंगे, वो करेंगे, अगर वो लाते हैं ऐसा कानून, तो क्या कांग्रेस उसका समर्थन करेगी या विरोध करेगी? पहले तो आप मेरे को बात समझा दीजिए कि दोनों चीजों का लाभ उठाते, मैं इसको समझ नहीं पा रहा, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए तो मैं जवाब दे पाऊंगा। जी, वो यही कह रहे हैं कि अगर वो दूसरी जगह अगर धर्म चेंज करते हैं तो क्या हिंदू, अब वो हिंदू धर्म में माने नहीं माने, जनजातीय, शर्मा जी क्या कहेंगे उनको? क्योंकि वो सुंदरानी जी ये लगातार कहते आए कि डबल लाभ मिलता है और अब हम उसी का जिक्र कर रहे थे। क्या हाँ जी, उनका ये स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक हो जाते हैं, ईसाई वर्ग को अल्पसंख्यक में गिना जाता है, मुस्लिम अल्पसंख्यक में गिना जाता है। कहलवाना चाह रहे हैं, मतलब धर्म अगर चेंज किया सर, धनंजय ठाकुर नाम है इनका। नहीं ठीक है, धर्म चेंज नहीं, वो हो सकता है सर, क्लियरिफिकेशन देना कोई गलत नहीं कर दीजिए। हाँ, एक लाइन क्लियर कर दीजिए कि धर्म के मामले में देखा, आदिवासियों का धर्म नहीं है, ऐसा नहीं है, आदिवासी हिंदू है, क्योंकि जिस तरह से देवभूमि की बात करें, माता दंतेश्वरी की बात करें या बुढ़ा देव की बात करें, ये हिंदू धर्म से ही है। और लेकिन उसमें जो एसटी वर्ग का जो आरक्षण की बात कही गई है, उसमें धर्म का उल्लेख नहीं है। उसमें अन्य धर्म में जाने के बावजूद वो एसटी वर्ग को जो आरक्षण का लाभ मिलता है, उसका लाभ वो ले सकते हैं, ऐसा है कि तो वो दोनों लाभ ले सकते हैं। मतलब आरक्षण वर्ग का तो लाभ मिलेगा, लेकिन वो अल्पसंख्यक अगर क्रिश्चियन बन जाते हैं, वहां चले जाते हैं, तो वहां का भी लाभ मिलेगा। ये उसका कहने का उनका कहने का कहा जा रहा है। लेकिन अध्ययन रिपोर्ट जो आप पूछ रहे हैं, वो तो जांच करेंगे, उसके बाद जी सर प्लीज। के शर्मा जी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा कितने ईसाई बने, ऐसा कोई आपका डाटा है क्या? तो भाजपा के प्रवक्ता सरकारी तौर पर कोई डाटा नहीं होने की बात कर रहे हैं। पार्टी सुन तो लीजिए ना, मैंने कहा सरकार के पास सारे डाटाज हैं, मैंने अभी यहाँ पे डाटाज नहीं लाए हैं। अच्छा ठीक है, वो ये कह रहे कि मेरे पास आंकड़े अभी नहीं है फिलहाल, ये आपसे का हाँ नहीं ठीक, इनके पास नहीं मान लिया। ये कह रहे हैं कि सरकार के पास डाटा है कि कितने लोगों ने ईसाई बना है, कितने ने अन्य धर्मों को अपनाया है। अभी कुछ दिन पहले कोंडागांव बस्तर क्षेत्र में वो एक विवाद हुआ 100 दफन को लेकर। तो वहां मांग हुई थी कि ईसाई धर्म जो अपना लिए गए हैं उनके लिए अलग से कोई उनकी जो अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर दी जाए। वहां का कलेक्टर बोलता है, मतलब उस जिला का नाम मुझे याद नहीं आ रही है, माफ कीजिएगा, कि हमारे पास ऐसे कोई सरकारी आंकड़े नहीं हैं कि कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन करके ईसाई बना है, इसीलिए हम कोई सरकारी व्यवस्था नहीं कर सकते। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे सरकार के पास आंकड़ा है। के शर्मा जी कह रहे हैं जो ईसाई धर्म अपना लिया उसको अल्पसंख्यक का भी लाभ मिलता है, दोनों लाभ लेते हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजन से स्थिति है ना। सरकार या तो बोल दे कि के शर्मा जी कह रहे हैं ना कि आयोग बना दिया जाए, सुंदरानी जी सुन लीजिए ना, आयोग के सामने आए, सुंदरानी जी सुन तो लीजिए ना, सुन लीजिए ना। तो ऐसा थोड़ी ना होता है सुंदरानी जी, आप सुनाना क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। कुल मिला के भय बता रहा है आपकी पार्टी, नहीं सुन पाएंगे ना, क्योंकि फर्जी समय कम है। हाँ चलिए, मैं इनकी बातों को बता रहा हूँ, फर्जी हो गई, फर्जी पार्टी है आपकी। सुन लीजिए पार्टी का नहीं, फर्जी वगैरह नहीं सर, ये जनता के थ्रू आती है। आप भी आए थे, सुनिए ना, आपको भी 5 साल का वक्त मिला था, आगे भी आएंगे आप। इसीलिए जनादेश का अपमान कर रहे हैं। नहीं, ठीक ये फर्जी इसलिए कर रहे हैं, जनादेश का अपमान। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे कह रहे हैं उनके पास आंकड़ा नहीं है, कलेक्टर बोल रहे हैं उनके पास कोई डाटा नहीं है। मैंने कहा मेरे पास, आपके पास नहीं कह रहा हूँ, सुन लीजिए ना बात को। के शर्मा बोल रहे हैं, के शर्मा बोल रहे हैं कि ईसाई होने का लाभ ले रहे हैं, तो इसमें सच क्या है? कलेक्टर झूठ बोल रहा है। नहीं तो इसी के लिए धनंजय जी कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं ना। के शर्मा जी के पास आंकड़ा क्यों आया? बिल्कुल सर, समय मेरे पास इतना ही है। धनंजय जी बिल्कुल आपकी बात समझ गया, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि अगर ऐसा कानून आता है, ठाकुर साहब जानना सिर्फ, हाँ चलिए मैं आपकी बात क्लियर हो गई। ये जानना चाहता था कि अगर मान लो कानून आता है तो आप विरोध करेंगे या उसके पक्ष में? वो आप कानून का अध्ययन करने के बाद करेंगे। आपके कहने का तात्पर्य है कि उस वक्त कानून क्या बनाते हैं
उसका अध्ययन करने के बाद आपका ये फैसला होगा कि आप उसके पक्ष में या उसका समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे। ठीक है ना सर? एक लाइन में, बस समय कम है मेरे पास। मैं तो अरे एक बात बोल रहा हूँ, ये तो इनकार कर रहे हैं, डिलिस्टिंग को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं ना कानून लाया जाए। नरेंद्र मोदी तो ठीक है सर, समय इतना नहीं, लेकिन ठीक है सर, थैंक यू सर। मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि देखिए, ये इसलिए पहला सवाल हमने सरकार से ही पूछा कि अगर आप लाना चाहते हो तो क्या आपके पास कोई आयोग है, आयोग का आप गठन कीजिए, जांच करवाइए, तथ्यों को लाइए, और आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो उस पर कानून बनाइए। इसलिए पहला सवाल उन्हीं से था। दूसरा सवाल मैंने जरूर पूछा था कि विपक्ष का क्या स्टैंड रहने वाला है अगर वो कानून लाते थे। बहरहाल चलिए, ये जब आयोग बनेगा, आयोग जांच करेगा, उसमें कुछ गड़बड़ियां पाई जाती तो उसके बाद कानून आएगा, उसके बाद बहुत सारी चर्चाएं होंगी, उसके बाद बहुत सारी डिबेट होंगी, उसमें तमाम चीजें सामने आएंगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुंदरानी जी, आपका भी, ठाकुर साहब आपका भी, और के शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसी के साथ हमारा आज के इस डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।